मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय 10, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें आज हम पाठ 6 में अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन को लेकर के। पूर्व में हमने प्रकाश परावर्तन के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रकाश अपवर्तन की विभिन्न घटनाओं को लेकर, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, उन सबको लेकर के चर्चा करेंगे। आइए, किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो इसका क्या होता है? क्या ये सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदल देता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराने पर देखते हैं कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एक बाल्टी के अंदर आप सिक्का डाल दीजिए पानी के अंदर, तो सिक्का कुछ अपने तल से उठा हुआ दिखाई देता है। एक पेंसिल डाल दीजिए, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब घटनाएं अपन दैनिक जीवन में देखते आते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं रीजन अपवर्तन से लेकर के है। अपवर्तन बेसिकली अपवर्तन जब कोई प्रकाशीय किरण अपने पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पृथकित मार्ग पर विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल की मुड़े होने की घटना यह अपवर्तन से संबंधित है। अब इसका क्या कारण है? पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश जो है वो पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना से भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रख देते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें तो क्या होगा? कांच के स्लेब या पारदर्शी प्लास्टिक के स्लेब से प्रतिस्थापित कर दे तो क्या होगा? अक्सर उसी ऊंचाई तक उठे हुए प्रतीत होंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संसरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यहाँ ये क्रियाकलाप है 10.7। पानी से भरी हुई एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रख करके सिक्के को एक बार उठाने का प्रयत्न कीजिए। सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं। एक बड़ा उथला कटोरा रख दीजिए, तली में एक सिक्का रख दीजिए, कटोरे से धीरे धीरे हटाइए। जब सिक्का ठीक दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्रों से सिक्के को विक्षुब्ध किए बगैर कटोरे में पानी को डालिए। अपनी स्थिति में सिक्के को देखती है तो सिक्का उसी स्थिति से पुनः दिखाई देने लगता है। क्या ये संभव हो पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखलाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है, और ये अपवर्तन की ही प्रमुख घटना है। अब हम एक अहम प्रयोग करने वाले हैं। कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन की घटना को समझने की कोशिश करेंगे। कांच के स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की एक सीट लेते हैं, ड्राइंग पिनों की सहायता से उस पर पिन लगा देते हैं। सीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लेब रखते हैं। पेन से स्लेब की रूपरेखा खींचते हैं। रूपरेखा का नाम ABCD 4 एक समान दे देते हैं। दो पिनें मान लीजिए E तथा F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाते हैं कि पिनों को मिलाने वाली रेखा को AB से कोई कोण बनाती हुई हो। पिनों और स्लेब को हटा देते हैं। पिनों E और F की नोकों की स्थिति को मिलाते हैं। इस रेखा को AB तक बढ़ाते हैं। EF AB से बिंदु O पर मिलती है। इसी प्रकार पिनों G तथा H की नोकों की स्थिति को मिलाते हैं। इस रेखा को कोण CD तक बढ़ाते हैं। HG CD से O' पर मिलती है। O तथा O' को मिलाते हैं। EF को भी P तक बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करते हैं। तो इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O' पर परिवर्तित की है। दोनों बिंदु O तथा O' दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठों पर स्थित है। AB के बिंदु O पर एक अभिलंब NN' खींचिए। दूसरा अभिलंब MM' CD के बिंदु O पर खींचिए। O' पर बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से पास आ जाएगी। कुल मिला के ये प्रयोग ये कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
और सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर बढ़ जाती है। ओडैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतह एबी और सीडी पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करते हैं। सतह एबी पर एक किरण ईपी तिरछी आपतित है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। ओडैश अपवर्तित किरण है तथा ओएच निर्गत किरण है। इस प्रकार से प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्व विस्थापन होता है यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरापश्च पर विलंबित आपतित हो। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल चाल में परिवर्तन के कारण ऐसा देखा जाता है। परावर्तन के नियम निम्नलिखित है। आपतित दो, वही परावर्तन, जैसे अब परावर्तन के नियम अपन ने पढ़े थे दो, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम है अपवर्तन का आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कोणों के लिए सत्य है। 0 डिग्री इज लेस देन आई इज लेस देन 90 डिग्री। यदि आई आपतन कोण हो तथा आर अपवर्तन कोण हो तब साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा स्थिरांक। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार से ये अपवर्तनांक स्नेल का अपवर्तन का नियम है। तो ये अपवर्तन के दो नियम है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक को लेकर चर्चा करेंगे। अपवर्तनांक क्या है, निश्चित जो पदार्थ हैं उनके अपवर्तनांक क्या क्या होते हैं, किसका अपवर्तनांक कितना होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।